ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं और सीएम योगी के निशाने पर समाजवादी पार्टी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश था। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला और कहा कि कर्फ्यू उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। सीएम योगी अब उत्तर प्रदेश को उत्सव प्रदेश बता रहे हैं। 2017 से पहले विकास विरोधी सोच थी। 2017 से पहले न बेटी सुरक्षित थी न कारोबारी। समाजवादी पार्टी पर योगी सरकार का बड़ा हमला और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले के हालात को बताया है और कहा है कि न बेटी सुरक्षित न कारोबारी। पहले प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। पुलिस का मनोबल टूटा हुआ था। यूपी अराजकता का पर्याय बन गया था। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन स्वीकार नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि यूपी में न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में सब चंगा है। महिलाओं को सुरक्षा और व्यापारियों को भय मुक्त वातावरण दिया गया है। इन 8 वर्षों में 2,19,000 पुलिस की भर्ती, इनमें 20% महिला बेटियों के लिए आरक्षण, यानी हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कुल 10,000 महिला कार्मिक थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 44,000 से अधिक हुई है। कर रही है। अब उत्तर प्रदेश में भय नहीं बल्कि आस्था के कारण लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और यह आस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेम्पल टेक्नोलॉजी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी यहां पे ग्रो कर रही है। जो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय किस दंगों के कारण अव्यवस्था थी, आज उसकी जगह उत्सव है, यानी फेस्टिव एंड टेम्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर ग्रो कर रही है। आता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, एक तरफ संविधान के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ वंदे मातरम जैसे राष्ट्रगीत का इनके द्वारा विरोध करवाया जा रहा है। इनके सदस्य धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम के लिए खड़े नहीं होंगे, हम नहीं गाएंगे। क्या मतलब है इसका? यानी हिंदुस्तान में रहोगे और भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को गाने में आपको दिक्कत होती है, ये चीजें नहीं चल सकती हैं। आजादी के बाद लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक माता का एक भव्य प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित करवाई है। लेकिन गुमराह करना, असत्य वाचन करना और उसके माध्यम से गुमराह करने की जो प्रवृत्ति है समाजवादी पार्टी की, आज समाजवादी पार्टी लोक माता के नाम पर इसी प्रकार को गुमराह कर रही है। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, या उस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देते हैं। ये प्रवृत्ति दिखाती है इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है। यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वार पलटवार जोरदार हो रहा है। आज विधान परिषद में सीएम योगी ने अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग को लेकर अखिलेश यादव को घेरा। इससे पहले अखिलेश यादव ने यह कहते हुए कटाक्ष किया कि कुछ लोग बाबा बोलना चाहते हैं लेकिन मुंह से बाबर निकल जाता है। गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ये जो डायलॉग किसका है? ये अमृतवाणी किसकी है? चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए। और कुछ लोग राजनीति में इतना निराश हैं कि नाम तो वो बाबा का लेना चाहते हैं, बाबर उनके मुंह से निकल जाता है। तो इस पे गद्दी विरासत में मिल सकती है, बुद्धि नहीं। इस पे प्रेस अगली बार करेंगे जब भी हम दोबारा सुनने को मिलेगा। तब समाजवादी पार्टी ने अपने समय में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा पैदा करने के लिए अपने अधिवक्ता तैयार किए थे। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में भारत की आस्था को भी कैद करके नहीं रख सकता है और यतो धर्मस् ततो जयति
भाव के साथ वह विजयी जरूर होगी, और यही हुआ है। और आज अयोध्या में हम देख सकते हैं प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। खबर गवाह में बात उस खबर की जो गवाह है 180 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ की, वो खबर जिसने एक बार फिर देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठा दिए हैं। और यह खबर आई है एमपी से, जहां धार जिले में एक नसबंदी शिविर में कुछ ऐसा किया गया जिसके बारे में सुनकर और वहां की तस्वीरों को देखकर अच्छों के होश उड़ गए। यह पूरी खबर आपको बताएंगे, समझाएंगे, उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, जमीन पर ये महिलाएं पड़ी हुई हैं। इन्हें देख करके आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरह से आम लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। इन सब की नसबंदी की गई है, लेकिन अस्पतालों में किस तरह के इंतजाम है देखिए। एक कतार में जमीन पर तपती धूप में इनको लिटा दिया गया है। इन इंसानी जिंदगियों को बचाने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है, उनसे हम सवाल पूछना चाहते हैं, आखिर इन महिलाओं की क्या गलती है। ये वो महिलाएं हैं जो धार के बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आई थी, यहां पर परिवार नियोजन के लिए। ऑपरेशन के बाद जब उन्हें देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें बाहर खुले में जमीन पर लिटा दिया गया। ऑपरेशन के बाद इन महिलाओं की देखभाल करना तो छोड़ दीजिए, उन्हें खुले आसमान में लिटा करके सीधे सीधे उनकी सेहत से खिलवाड़ किया गया है। ये महिलाएं गर्मी से परेशान होती रहीं, दर्द से कराहती रहीं, परिजन परेशान दिखे, लेकिन ऑपरेशन के बाद इन महिलाओं की सुध लेने के लिए वहां कोई बड़ा स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद नहीं था। बेचारे और बेबस परिजन कपड़ों से हवा करते दिखे, ताकि दर्द से कराहती उनके घर की महिलाओं को कम से कम गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। यह नसबंदी शिविर 13 फरवरी को धार जिले के बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगा था, जहां गंभीर लापरवाही देखने को मिली है, जहां एक ही दिन में करीब 180 महिलाओं के ऑपरेशन कर दिए गए। दावा किया गया कि हर 2 मिनट में एक ऑपरेशन किया गया और उसके बाद महिलाओं को जमीन पर लिटा दिया गया। नसबंदी शिविर में सिर्फ एक डॉक्टर था और उसने हर 2 मिनट में एक ऑपरेशन किया। कोई सरकारी डॉक्टर मौजूद नहीं था। बड़वानी से प्राइवेट डॉक्टर बुलाया गया और ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर ही लिटा दिया गया। खुले आसमान के नीचे तेज धूप में लिटाया गया। गर्मी से बेहाल ये महिलाएं दर्द से तड़पती रहीं। 13 फरवरी को यह नसबंदी शिविर लगा था और आदिवासी बहुल इलाके में यह शिविर लगाया गया था। सुबह से आदिवासी महिलाएं शिविर में पहुंची थी। सोचिए, देश में आदिवासी समुदाय के नाम पर इतनी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन उन योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है, ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है। मध्य प्रदेश के धार की तस्वीरों को देखकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में जिंदगी कितनी सस्ती है। महिलाओं को यहां पर ऑपरेशन के बाद जमीन पर छोड़ दिया गया है। गर्मी है, प्रचंड गर्मी में परिजन वहां पर कपड़ा लहरा करके, कपड़े से हवा करके उनको ठंडक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। न पीने का पानी, न बैठने के इंतजाम, और सरकारी योजनाओं की किस तरह से खिल्ली उड़ाई जा रही है, ये इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए ना। डॉक्टर बड़वानी से बुलवाया है, डॉक्टर राकेश डावर। ये सर्जन है, 2 मिनट में एक ऑपरेशन कर देते हैं। तो हमारे 175 केस है, कम से कम 3-3.5 घंटे में पूरा कर देंगे। तो कि हर हफ्ते मेरे पास सर्जन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, इसीलिए वही लोग अगर इकट्ठे आते तो फिर इकट्ठे करवाना पड़ते हैं। सर्जन मेरे पास जो डॉक्टर डावर आते हैं वो बड़वानी से आते हैं, तो इसलिए हमें सर्जन की प्रॉब्लम्स आती है हमेशा। तो और ये लोग क्या है कि अब गर्मी का सीज़न आ जाएगा, गर्मी के बाद केसेस हो भी नहीं पाएंगे, इसलिए हमें इकट्ठे करते हैं। इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज संवाददाता अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, क्या सरकार के पास वहां पैसे नहीं थे जो इन महिलाओं को इस तरह से जमीन में वहां लिटा दिया गया ऑपरेशन के बाद? 2 मिनट में एक ऑपरेशन, क्या मैगी नूडल्स बन रहा था? जी देखिए अवधेश, बिल्कुल ये बेहद ही गंभीर और लापरवाही का मामला है। और जहां तक सरकार के दावों की बात है, सरकार के आपने बजट की बात की, बजट की बात तो छोड़ दीजिए, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा नसबंदी का शिविर ऑर्गेनाइज कराया गया, जो प्रोटोकॉल कहता है वो ये कहता है कि 30 महिलाओं की ही या 30 लोगों की ही नसबंदी एक दिन में हो सकती है। जहां पर जिस स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर नहीं है, बाहर से प्राइवेट डॉक्टर बुलाया गया, हर 2 मिनट में एक नसबंदी की गई और इन 175 महिलाओं को लिटाने के लिए बिस्तर भी नहीं था वहां पर। और जिस तरीके से तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे उनको ज़मीन पर लिटाया गया, इस बात की परवाह ना करते हुए कि किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, जान पर बन आ सकती है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, जो उनके साथ लोग आए थे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। तो किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। भले ही दावे बड़े
बड़े किए जाते हों, कि बड़े स्वास्थ्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं, आदिवासी क्षेत्र में विशेष तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और कितनी तरह के जागरूकता के प्रोग्राम करने के बाद इस तरह से जो आदिवासी महिलाएं हैं वो इस तरफ आती हैं कि वो भी नसबंदी कराएंगी और इस तरह से जागरूक होकर, लेकिन जब सरकार का रवैया इस तरह का होता है तब कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बिल्कुल बड़े सवाल उठते हैं कि आखिरकार हजारों करोड़ का स्वास्थ्य का बजट है मध्य प्रदेश का, लेकिन फिर भी इन महिलाओं को बिस्तर तक मयसर नहीं हो पा रहा है ऑपरेशन के बाद। ऐसे में वो पैसे जा कहां रहे हैं, बड़ा सवाल उठता है। धार में नसबंदी शिविर में लापरवाही के मामले में एक्शन हुआ है और खबर दिखाई जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। बाग के बीएमओ को कारण बताओ नोटिस भेजा है, साथ ही उन्हें धार अटैच किया गया है। इस मामले में सीएमओ ने कार्रवाई की और बीएमओ के निलंबन के लिए आला अधिकारियों को पत्र लिखा है। 13 तारीख को बाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी ऑपरेशन हुए थे। प्रोटोकॉल के अनुसार हमें 30 नसबंदी ऑपरेशन एक कैंप में करने थे, लेकिन वहां पर 173 महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन किए गए थे जो कि नहीं होना चाहिए थे। इसको लेकर के हमने बीएमओ सहित 4 और कैंप प्रभारी और अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और तत्काल प्रभाव से बीएमओ को वहां से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाग से हटा करके जिला मुख्यालय पर संलग्न किया है। वरिष्ठ कार्यालय को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिखा है, क्योंकि उनके खिलाफ मुझे सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने वरिष्ठ कार्यालय को कार्रवाई के लिए लिखा है। एमपी के धार में नसबंदी के दौरान लापरवाही के मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई होगी, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। लिया है और इसके ऊपर जांच का भी आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, और इसके ऊपर अगर किसी ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है तो डेफिनेटली जो उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। और अच्छी बात यह है कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है और जितने भी, जहाँ तक मुझे रिपोर्ट है, जितने भी केसेस है सब सक्सेसफुल रहे हैं। देखिए, लगातार स्वास्थ्य विभाग की कलई खुलती जा रही है। उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं, पहले छोटे छोटे बच्चे कब सिरप पीने से मर जाते हैं, अब हम देख रहे हैं कि नसबंदी जमीन पे लिटा लिटा के करी जा रही है। भगवान ना करे किसी की तबीयत बिगड़ जाए, अकल को उसको कुछ हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसी क्या जल्दी पड़ी है साहब? व्यवस्था करो, कैंप लगाओ। और आप कह रहे हो साहब वो डॉक्टर को हमने नोटिस दे दिया, आयोजकों का क्या? सरकार के वो जिम्मेदार बड़े अधिकारी और नेता लोग जो आयोजन करता है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि जो आएगा मन में करोगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर अपनी पार्टी के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला। तिरुवनंतपुरम में मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि वो खुद कांग्रेस के एक सदस्य हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो गांधीवादी, नेहरूवादी और राजीववादी हैं, लेकिन राहुलवादी नहीं हैं। मणिशंकर अय्यर, जो पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में हाशिए पर हैं, अपने विवादास्पद बयानों से पार्टी के लिए कई बार मुश्किल घड़ी खड़ी करते रहे हैं। There is a biography of Dr. Ambedkar which says a part but apart. So that's the only thing I can say. Mr. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party and therefore I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने इंडिया गठबंधन में पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का नाम लिया और नसीहत दी कि पीएम उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो पूरा वक्त इंडिया ब्लॉक को दे सके और बेमतलब के मुद्दे ना उठाए। Rahul Gandhi can become the Prime Minister of India provided there is somebody to spend all his time consolidating the India bloc. And the one person who has been raising issues and not slogans. He has never said Soot Boot Sarkar. He has never said Chaukidar Chor hai. He has never said Vote Chor Gaddi Chor. What Stalin has done over the past 1 year is to raise every single point that is relevant to federalism in India. And therefore,
I believe he is the best person to become chairman of the India bloc. इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीतने ही आई है. पाकिस्तान वाज नोवेयर इन द मैच. T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत दर्ज की तो एक बार फिर पाकिस्तान में मायूसी थी. बार बार भारत के हाथों हार से हाहाकार मचा हुआ था. सवाल यह था कि आखिर पाकिस्तान की टीम की यह हालत क्यों है. मैच के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर एबीपी न्यूज से जुड़े थे. हमारी सहयोगी रोमाना इसार खान को शोएब ने बताया कि आखिर पाकिस्तानी क्रिकेट के बुरे हाल का मुजरिम कौन है. दुनिया में 8 टीमें रहेगी थी. 8 में से पाकिस्तान भी अब टोटल ऑलमोस्ट ही फारग हो चुका हुआ है. मैं बिल्कुल सीधी और खरी बात करूं आपके साथ. ये वो पाकिस्तान टीम नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. ये वो सिस्टम नहीं जो लोग रन कर रहे हैं ना. बस चल ही रहा है सिस्टम. अच्छा इसमें क्रिकेटर कोई नहीं आ रहा. सही. आप इतनी बेबाकी से, क्योंकि बिल्कुल आप साफ गोई से अपनी बात रख रहे हैं. आज का ये जो मुकाबला है, और अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी नजर में इस मैच का मुजरिम कौन है पाकिस्तान की टीम में, आप किसको करार देंगे मैच का मुजरिम? सिस्टम. Unauthorized, unqualified people who running the whole show. और दूसरा ये है कि ये मोहसिन नकवी से पहले कि जितने चेयरमैन आए हैं उन्होंने कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी तवज्जो दी ही नहीं. अब यहाँ पे जो मौजूदा चेयरमैन है वो कोशिश कर रहे हैं, टीमें ला रहे हैं, वो सारी कुछ कोशिश कर रहे हैं. बट वो इंसान अच्छे हैं मोहसिन नकवी साहब, लेकिन उनको क्रिकेट के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है. लेकिन जिन लोगों के साथ वो मिलके काम कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल उनको वो सही मशवरा दे रहे हैं. हालांकि वो बंदे बहुत अच्छे हैं मोहसिन नकवी साहब, बिकॉज इज अ गुड चेयरमैन, इज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वेरी हार्ड वर्किंग है. बट आई डोंट थिंक दैट ही हैज अ टीम दैट यू कैन गिव हिम अ राइट एडवाइस कि यार ये यहाँ से चलो. बिकॉज कि इनसे पहले जितना सिस्टम तबाह हो चुका हुआ है, 15-20 साल पहले भी जी. उसमें लोग सेल्फिशली खेलते थे, टुक करके खेलते थे. कैफ ने ये बता दिया, बाबर के बारे में बता दिया. आप और के बड़ी परफॉर्मेंसेस उठा के देख लें बड़े मौकों पे. यार हम तो लाख के क्राउड के सामने खेलते थे. इंडिया में आके खेलते हैं, इंडिया आके में जीते हैं, शारजाह में जीते हैं, दुनिया में जीते हैं, हारे हैं, मारे हैं. लेकिन वो टीम वो चीजें खत्म कर दी हैं. आप बच्चे ऐसे हो गए हैं जैसे बेचारे वो 9 बजे के बाद तो ये होटल से बाहर ही निकल सकते हैं. नहीं बिल्कुल वो आगे ये तो ये हालात ऐसे हैं. हालात ऐसे हैं कि 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगा होता है, 9 बजे के बाद. नकवी का जिक्र कर रहे थे पाकिस्तानी फैंस में कि मोहसिन नकवी को जिता रहे थे. पाकिस्तान टीम अपने देश के लिए तो खेल ही नहीं रही थी, अपनी टीम के लिए तो खेल ही नहीं रही थी. गलती लगी है, देखें मुझे जहाँ पे गलती लगी है, जब फैसला ले लिया था ना खेलने का, अगर मेरे जैसा बंदा होता फिर स्टिक करता. मैं फिर देखें, अगर जब मुझे कभी चोट पहुंचानी है, जो मैं नहीं करता, मैं दिल का बुरा आदमी नहीं. आप मुझे बचपन से जानते हैं. अब आप लोग, अब मुझे तो इंडिया 30 साल से जानता है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं आप लोग. मैं साफ सुथरी सीधी बात करता हूँ. लेकिन जब फैसला ले लिया था तो आप उस पर स्टिक करते. अब आप सुपर 8 में पहुंचते तब खेलते कहीं जाके. मैंने तो देखिए शोएब भाई, मैंने बिल्कुल इसीलिए आपसे पहले यही सवाल पूछा था कि भाई ये कंफ्यूजन, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कंफ्यूजन किल्स, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये सवाल पूछा. हाँ ना. आपने अपने खिलाड़ियों को भी कंफ्यूजन में डाल दिया ना. जी. नहीं, कंफ्यूजन में डालो ना खेलना ऐसे ही था. आप घबराएं, आप ना घबराएं, उन्होंने ऐसे ही खेलना था. कंफ्यूजन डालें ना डालें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कंफ्यूजन से. बात ये कि डिप्लोमेटिकली हम ये सारी चीजें जीत रहे थे और हम जीते. हमने आपके आईसीसी के 2 बंदे बुलवाए नीचे. आओ पाकिस्तान हमसे बात करो, ठीक है ना. आप जीते हो लेकिन आपके स्पॉन्सर बच गए, आपके ब्रॉडकास्टर के एयर टाइम बच गए, आपके पैसे बच गए. गलत है कि पाकिस्तान क्रिकेट का गिर जाना, पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाना, ये दुनिया क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. क्रिकेट फैंस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें भी नहीं अच्छा लगता है. हम भारतीय क्रिकेट फैंस हैं, लेकिन जब तक वो मुकाबला बराबरी का ना हो हमें भी अच्छा नहीं लगता. और इसीलिए तो हम यहाँ पर चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि सब पाकिस्तान इस गर्त में क्यों पहुंचा हुआ है. पाकिस्तान की हालत ऐसी खराब क्यों है
यही तो सवाल था ना, इसी पर मैं बात कर रही थी। देखें हाँ। रुमाना, अगर मुझे चैनल देने के लिए चला दें, मुझे चैनल का चेयरमैन बना दे, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, अब क्या कर सकते हैं? अब कैसे चलेगी टीम? अब एक बंदे को आप कह रहे हैं आप सुपरस्टार बनाए हो, उसको एक मैच नहीं वो जीत सकता। सही बात है। आप उसको स्टार बनाए हुए जो एक 10 ओवर नहीं कर सकता। अरे भाई, जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे, तो फिर आपको यही मसला होगा। बट अगेन बात ये है कि अगर आप देखें, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये है कि आप इनकॉम्पिटेंट बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकॉम्पिटेंट और जाहिल बंदे को आपको बड़ी जॉब दे देंगे ना, वो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा। मिसाल है आपके सामने, समझदार आप खुद है। देख रहे हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल, हम देख रहे हैं मोहम्मद कैफ को लेकर। हम भी देख रहे हैं। जी जी कैफ भाई आइए। देख रहे हैं। कैफ भाई आइए। हम भी देख रहे हैं, दबे लफ्जों मैंने भी आपको कह दिया, हम भी देख रहे हैं। जी कैफ भाई आइए। ये जो हालत हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, शोएब भाई बड़ी बेबाकी से बात रख रहे हैं। आइए कैफ भाई को भी लेकर आते हैं। जी 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 रिकॉर्डिंग का इंतजार है मुझे। शोएब भाई रिकॉर्डिंग कर दिया, मेरी रिकॉर्डिंग कर रख रहे थे। अब शोएब अख्तर ने सारी बात सच्चाई से बोल दी है, सब बयां कर दिया है। मुझे हमको इसमें ऐड करने की आवश्यकता नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट कहाँ जा रही है। अब कोई इसमें ऐड ऑन करने की कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम चलिए फोकस करते हैं इंडिया पे। इंडिया के प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। अब ईशान किशन की बातें करिए, आप पाकिस्तान को अब छोड़ दो। पाकिस्तान हार गई है, वो अभी अब उनको आगे मैच खेलने दो। हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव कैप्टन की, हम बात करते हैं बुमराह की, हार्दिक पांड्या की, हमारे जो हीरोज हैं उनकी बात करिए ना। अब बिल्कुल, आज दिन तो उन्हीं का है, दिन आज टीम इंडिया का है। लेकिन जरा सा क्योंकि शोएब भाई डराते बहुत ज्यादा है ना मुझे, खास तौर से जब मैं मिलती हूँ इनको लाइव पर, तो मुझे पहले ही डरा रहे थे कि कुछ बोलो ना। पहले से ही सोच लिया है। बहुत कम है ना, शोएब भाई आते ही बहुत कम है, ऐसे जुड़ते बहुत कम है। देखें तो अब मैं भी जरा सा शोएब भाई को याद दिला रही हूँ। जी 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 तो यार देखिए ना, आपकी क्रिकेट बहुत आगे चलेगी, हम बहुत पीछे रह गए हैं, मुकाबला है ही नहीं। अब तो बस यही है, टीआरपी के चक्कर ही है, बस यही है, टीवी शीवी बेचो, मुकाबला शाबला ग्राउंड में कोई नजर नहीं आ रहा। बट मैं होप करता हूँ नबीबिया से जीते, सुपर 8 में पहुंचे और फिर आगे को मिरेकल हो, तो मैं तो बैक करता ही रहूंगा पाकिस्तान को यार, मैं तो छोड़ूंगा थोड़ा ही बैक। हम आपको बुलाते हैं इसलिए, हम आपको बुलाते हैं इसलिए हैं, आपकी यही जो बातें होती है वो दर्शकों को खूब भाती हैं, इसीलिए तो हम आपको बुलाते हैं, यही सुनना चाहते हैं हम आपसे। लेकिन वो टीवी शीवी बेचो तो ठीक है, लेकिन टीवी शीवी तोड़ो, उसका क्या हाल हो रहा होगा पाकिस्तान में? अभी तो उन तस्वीरों का भी इंतजार है। वो दिन गए भाई, हमने हारना ही था मैच, हम टीवी क्यों तोड़े? पैसे बचाएं। समझदार हो गए हैं अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, पैसे बचाएं, टीवी ना तोड़ें। हारना है, यही नया रिवाज है। टीम इंडिया से जब भी सामना होगा पाकिस्तान ऐसे मैदान पर हारेगा। नहीं, आपको मुबारक भाई यार, आपको मुबारक, आप अच्छा खेले। अगर पूछा जाए ना कि आपका हीरो कौन है या आपके पाकिस्तान टीम जीतेगी और कौन कुछ करेगा, पाकिस्तान में इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका हुआ है। आप क्या बातें कर रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ से कहाँ चली जाएगी? पाकिस्तान की अवाम ने ही अपना इस क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ दिया हुआ है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि वो उनका रोनाल्डो और मेसी उनका हीरो है। वो हमारे हीरोज भी खत्म हो चुके हैं। जो अगर इतना सेल्फिशली खेलेगा, हीरो कैसे बनेगा? जो एक बंदा अपने लिए खेलेगा, एक बंदा अपने लिए सारा कुछ करेगा, तो वो कैसे हीरो बनेगा? हमारे पास ना हीरोज हैं, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हमारे पास पीएसएल है, पीएसएल को एक्सपेंड करें, लोकली डोमेस्टिक क्रिकेट को पीएसएल को करें। मैंने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के मोहम्मद नक्शा को दिया हुआ है। वो सिर्फ उसी पैसे से वो 60-70 बिलियन रुपया इकट्ठा हो जाता है। तो मसला ही कोई नहीं, मसला पाकिस्तान में पैसों का मसला नहीं। मास्टर प्लान बनाकर दिया हुआ है, फिर उसको लागू क्यों नहीं कर देते? एक सवाल ये है कि क्रिकेट को लेकर अभी तक जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे शोएब भाई, आगे भी यकीनन उसी तरीके के दावे आप अपनी टीम को लेकर करेंगे जब अगली बार आमने सामने आएंगे। सवाल ये कि मैं तो पहले कह चुका हूं कि इंडिया हैज क्रॉस्ड अबाउट 50 years ahead of पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, आपकी तारीफ भी कर चुका हूं, लेकिन बात आप बार कह रही हैं। मैं कह रहा हूं घर मजबूत करता है पाकिस्तान, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट मजबूत करे पाकिस्तान। आप ये बातें जो नोक झोंक कर रहे हैं ना, वो सारी हिस्ट्री मुझे आगे पीछे से पता है। दुनिया देखें, मुझे तकलीफ होती है 80% ऑफ हमारी दोनों की आवाम हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन से रह रही है, और हम यहाँ पे ये बातें कर, लड़ाई झगड़ों की बातें कर रहे हैं। खुदा के बंदो, कल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ट्रेड खोलनी पड़नी है।
ब्रीदर लेना पड़ना है, ये नोक जोक, ये नफरत, ये इससे कोई फायदा नहीं होना। अगर आप इसी लड़ाई झगड़े में लगे रहे ना और 10 साल अनइंटरप्टेड चाइना को मिल गए, वो 50 साल आगे निकल जाएगा। मैं नहीं चाहता इंडिया पीछे रहे। इंडिया पीछे ना निकले। शोएब भाई की सोच है, ऐसी सोच हर पाकिस्तानी की हो जाए, पाकिस्तान का वाकई में भला हो जाए। आप बिल्कुल अच्छी बढ़िया बातें कर रहे हैं। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए इंडिया की $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए, ताकि रीजन में बैलेंस रहे। हमारी लड़ाई हम कब तक लड़ते रहेंगे? हम कब तक सुपेरियरिटी एक दूसरे पे शो करते रहेंगे? हमारे लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना, आपके लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना, हमके लिए, हमारी ब्रॉडकास्टर के लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना। मैं तो बिल्कुल ये कह रही हूँ कि साहब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप भी जिस बात को कह रहे हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब देखिए इंडिया और पाकिस्तान कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के बीच में। वो पहले जो इंडिया हाइफनेट पाकिस्तान, अब वो हाइफनेशन वाला रिश्ता ही खत्म हो चुका है इंडिया पाकिस्तान का। आप क्रिकेट में देख लीजिए कहाँ है हिंदुस्तान और कहां है पाकिस्तान, वो हम देख रहे हैं। लगातार रिकॉर्ड जो है वो मैच दर मैच उस पर मोहर लगा रहा है। राजस्थान के भिवाड़ी में एक फैक्ट्री में आग लगने से 8 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। फैक्ट्री में धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि फैक्ट्री में अचानक जोरदार धमाका होता है। धमाके से आसपास का पूरा इलाका थर्रा जाता है। इसके बाद फैक्ट्री में आग लग गई। इसकी चपेट में आकर 8 मजदूरों की मौत हो गई। फैक्ट्री के एक हिस्से में पटाखा बनाए जाने की भी खबर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि आग सबसे पहले उसी हिस्से में लगी जहां पर पटाखा बनाया जा रहा था और पल भर में पूरी फैक्ट्री में फैल गई। सभी 8 मजदूरों की जलने से दर्दनाक मौत हुई है। आग लगने की वजह की जांच शुरू की गई है। प्रशासन ने इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि उनके पास रेडीमेड गारमेंट्स का लाइसेंस था और उसमें छोटे एक्सप्लोसिव और पटाखों का सामान मिला है। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया और पूरी जांच के बाद वजह पता चलेगी। 8 लोगों के मरने की खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है, संसद के बजट सत्र का पहला दौर हंगामेदार रहा। पक्ष विपक्ष में खूब टकराव देखने को मिला और अब बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के एआई वीडियो को लेकर लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस के संचार विभाग से जुड़े 9 नेताओं को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा है। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उनमें जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत शामिल हैं। और इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज संवाददाता मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, बहुत बड़ी यह खबर आ रही है कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है और तकरीबन सोशल मीडिया से जुड़े हुए और संचार से जुड़े हुए सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पीकर ओम बिरला से संबंधित एआई जनरेटेड वीडियो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने बनाया था, सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट किया था और लोकसभा सचिवालय ने इसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेंट ऑफ द हाउस समझा है। लिहाजा कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के 9 बड़े नेताओं को नोटिस भेजा है, जिसमें जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, संजीव सिंह चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर है कांग्रेस पार्टी के। इसके अलावा जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के कन्वीनर है उन लोगों को ये नोटिस भेजा गया है और 3 दिनों में इन नेताओं को जवाब देना होगा। बिल्कुल, 3 दिन के अंदर इन नेताओं को जवाब देना होगा। ये बड़ी खबर आ रही है। बहुत शुक्रिया मोहित इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।